बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ पिछले 6 माह से या यूं कह ले कि जब से पीटीआई बनी है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। कुछ बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में लेफ्ट विंग हो रहा है, पाकिस्तान में राइट विंग जमातें मजबूत हो रही है, पाकिस्तान में जमूद टूट रहा है, पाकिस्तान में एक नई सियासी ताकत उभर रही है। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, मगर बहुत सारे लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और हम किस फेस में, अगर हम ट्रांजिशन में है तो ट्रांजिशन के किस फेस में है और हम किस तरफ ट्रांजिशन करके जा रहे हैं। क्या हम पहले एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी थे, उसके बाद अब हम एक ऑटोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, या इससे पहले हम एक डिक्टेटरशिप में थे या एक ऑटोक्रेटिक सोसाइटी में थे, उससे ट्रांजिशन करके हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से रिलेटेड, पीटीआई की स्ट्रगल से रिलेटेड, पाकिस्तान के अंदर जितनी चेंजेस हो रही हैं उसके रिलेटेड, ये सारा का सारा ऑडियो लॉग इससे ही रिलेटेड है। अब आते हैं कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 70 साल से इस मुल्क के अंदर है ना एक ऑटोक्रेटिक, एक एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट ये थी, या यूं कह ले एक मिलिट्री जुंटा की गवर्नमेंट थी, या किसी और अल्फाज में ये कह ले एक तरह की डिक्टेटरशिप थी। हल्की फुल्की जमहूरियत आ रही थी, फिर डिक्टेटरशिप आ रही थी, फिर जमहूरियत आ रही थी, फिर डिक्टेटरशिप आ रही थी। मतलब मुल्क के अंदर एक तरह का पॉलिटिकल अपहीवल था, एक तरह की जद्दोजहद थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा से ज्यादा मजबूत होती गई और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट या डेमोक्रेटिक फोर्सेस इस मुल्क में कम होती गई और अल्टीमेटली ये हुआ कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने टोटल स्ट्रक्चर डोमिनेट कर लिया। मगर पिछले 20 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर एक अजीब तरह की चेंज आई है। मैं पीटीआई नहीं कहूंगा, असल में वो चेंज है पाकिस्तान के अंदर डेमोग्राफिक चेंज। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी नस्ल पैदा हुई और ऐसी नस्ल आबाद हुई और पढ़ी, और वो बहुत पढ़ी लिखी नस्ल है जिसे हम यूथिया कहते हैं, जो कि इस वक्त इस मुल्क के सामने आई है और वो इस मुल्क के तमाम तर इस्टेब्लिश सिस्टम को चैलेंज कर रही है, इस मुल्क के तमाम तर निजाम को चैलेंज कर रही है और इसको बदलना चाहती है अपनी उमंगों के मुताबिक, अपनी उम्मीदों के मुताबिक। अब मसला यहाँ पर यह हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसे आप जब भी चैलेंज करते हो तो तसादुम होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पर भी यही कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है आप सबको। इसीलिए आप देख रहे होंगे ना कि हर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है। ये सारी की सारी अनस्टेबिलिटी इसी पॉइंट की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक अलग तरह की आबादी आबाद हो चुकी है, जो कि पैदा हुई है और जो यहाँ से ही पैदा हुई है और यहाँ पर ही पढ़ी लिखी है और यहाँ पर ही बनी है। वो अब एग्जिस्टिंग सिस्टम से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहती, बल्कि इस सिस्टम के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती है, इस सिस्टम को चेंज करना चाहती है, अपनी उम्मीदों के मुताबिक चेंज करना चाहती है। और उनकी जो ख्वाहिशात हैं या विशेष हैं वो पीटीआई के थ्रू पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आ रही है और यही है सारा का सारा मसला पाकिस्तान के साथ इस वक्त। अब हमेशा की तरह एग्जिस्टिंग सिस्टम नए सिस्टम को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। अब नया सिस्टम जो आना चाहता है वो हमेशा की तरह, और तारीख गवाही देती है कि हमेशा नया सिस्टम आकर ही रहता है, फिर चाहे ओल्ड सिस्टम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको हमेशा की तरह वापस दबना होता है। क्योंकि ओल्ड सिस्टम में काफी ज्यादा बोझ होते हैं, उसके नाकामियां होती हैं, उसकी खामियां होती हैं, वो अपने ही बोझ तले दब जाता है। और नया सिस्टम एक आजादी के साथ आता है और वो भी धीरे धीरे पुराना होता जाता है, फिर एक नया सिस्टम आता है, फिर वो भी पुराना होता जाता है। सो ये एक साइक्लिक पॉलिटिकल सिचुएशंस होती है जो हर मुल्कों में आती रहती है और ये थ्रू आउट द हिस्ट्री आती रही है। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तब क्या हुआ था कि एक एग्जिस्टिंग मोनार्की थी, मेरी एंटोनी क्वीन थी वहां की, फ्रेंच की, बिल्कुल मरियम नवाज की तरह। वहां की जो क्वीन थी वो ज्यादातर गरीबों की मजबूरियों से, प्लाइट से बिल्कुल भी वाकिफ ना थी और उसने बड़े फेमस जुमले भी कह दिए थे, जिसके ऊपर शक भी है कि उसने कहे थे कि नहीं कहे थे, कि लोग भूखे थे और उसने कहा था कि आप लोग केक क्यों नहीं खाते। जब कौम ने देखा कि उसके बादशाह या उसकी रूलिंग एलीट उनकी हालत से, उनकी प्लाइट से, उनकी मजबूरियों से इतनी लाताल्लुक है, तो कौम ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और अल्टीमेटली उन्हें मार भी दिया और अल्टीमेटली उनको फांसी दिलवा दी गई। आप सबको बताता चलूं कि उनको जो फांसी दिलवाई गई थी, मेरी एंटोनी के ऊपर केस क्या था? आप सबको पता है क्या केस था? मेरी एंटोनी के ऊपर केस था कि वो अपने बेटे के साथ सोती है, जो कि बिल्कुल भोंडा केस था। उस वक्त जिसने भी ये सारा का सारा केस दिखाया था वो सारा का सारा भोंडा केस था, बिल्कुल झूठा केस था। उस झूठे केस में ही उसको फांसी की सजा दिलवा दी गई और उसको फिर गिलोटिनाइज कर दिया गया। उसके ऊपर ट्रायल भी चला था। ये सारी की सारी बातें मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वहां का। लेकिन अल्टीमेटली वहां से निकला क्या? फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से एंड में निकला ये कि एक और बादशाह आकर बैठ गया, नेपोलियन बोनापार्ट आकर बैठ गया। मतलब बादशाह खत्म नहीं हुई, एक बादशाह को हटाया तो दूसरा बादशाह आकर बैठ गया और उन लोगों को अलग ही डायरेक्शन में लेकर गया। और जब नया बादशाह आया तो वो इतना ताकतवर बना कि उसने फ्रांस को इतना पावरफुल कर दिया कि फ्रांस की पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर हुकूमत हो गई और रशिया के साथ उसकी जंगें हो गई। और इसीलिए नेपोलियन माना भी जाता है कि एक बड़ा ताकतवर जनरल बना। हमेशा आप देख लेंगे कि जब भी कोई इनकलाब आता है किसी भी नेशन में, उसके बाद एक नई रूलिंग एलीट आती है और उसके बाद उस नई रूलिंग एलीट को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। उस ताकत
ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ज्यादा जंगे फैलाते हैं और जंगे फैलाने के चक्कर में वो अपनी कौम का सत्यानाश कर देते हैं। ये मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं बातें आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी हम एक इनकलाब के दौर से गुजर रहे हैं और ये इनकलाब आकर रहेगा। लेकिन मसला ये है कि इनकलाब आने के बाद क्या होगा। मैं फिर से आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। रजा शाह पहलवी के खिलाफ ईरान में इनकलाब आया और एक क्लर्जिकल इनकलाब था। इनकलाब आ गया, रजा शाह पहलवी को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। रजा शाह पहलवी बड़ा मगरूर था। ये सारा का सारा जो इनकलाब आया था रजा शाह पहलवी के खिलाफ, वो बेसिकली 10 से 20 सालों की स्ट्रगल थी इमाम खुमैनी की। लेकिन जो अल्टीमेटली फाइट हुई थी वो 4 महीने की फाइट हुई थी। उसके बाद रजा शाह पहलवी ने ये मुल्क छोड़कर भाग गया था ईरान का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लोग ये तो बात कर लेते हैं इनकलाब आ गया, ये आ गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और ऑटोक्रेटिक सिस्टम आकर ईरानियों के ऊपर बैठ गया। वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, ऑटोक्रेटिक भी है, वो थोड़ा बहुत मिक्सचर है। वो मसला ये है कि उस सिस्टम के अंदर एक क्लर्जी ने आकर पोजीशन ले ली और क्लर्जी ने अपने कानून बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपना रेवोल्यूशन एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। मतलब वो जो उनका अपना रेवोल्यूशन था उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज में भी फैलाना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ भी ये वाला रेवोल्यूशन आया तो आप भी अपना लो, आप भी ये ले लो। मतलब वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यही रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट के साथ भी हुआ। कम्युनिस्ट ने जब रेवोल्यूशन लाया सोवियत यूनियन के अंदर तो उन्होंने अपना रेवोल्यूशन भी पूरे यूरोप के ऊपर फैलाना शुरू कर दिया। यही काम डेमोक्रेसीज के साथ भी हुआ। जब बर्तानिया में या अमेरिका में डेमोक्रेसीज आई तो उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। आप इसी बात को आप इस्लाम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस्लाम जब आया दुनिया में तो इस्लाम के ऊपर तो अल्लाह का हुक्म था कि आपने दुनिया में फैलाना है। लेकिन यहाँ पर सियासी आइडियोलॉजीज भी यही काम करती है कि जब भी कोई सक्सेसफुल सियासी आइडियोलॉजी आती है तो वो अपने आप को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू करती है। जमहूरियत वाले भी यही करना चाहते हैं और ये जो इनकलाबी थे, नेपोलियन भी यही करना चाहता था, इमाम खुमैनी भी यही करना चाहता था। इनका अपना अपना इनकलाब था, वो फैलाना चाहते थे। अब हमें ये सोचना है कि हमने पाकिस्तान में क्या करना है। ये इनकलाब तो आकर रहेगा, ये इनकलाब पाकिस्तान में इमरान खान वाला आकर रहेगा। इमरान खान का इनकलाब आज नहीं तो कल, नहीं तो 8 महीने के बाद इलेक्शन के थ्रू आकर रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है? एक ताकतवर गवर्नमेंट बनेगी। अब वो ताकतवर गवर्नमेंट क्या पूरी दुनिया के ऊपर जंगे करती फिरेगी? हमें इस खतरे से बचना है। हमें ताकतवर बनना है लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए। ये नहीं करना कि पूरी दुनिया के ऊपर जंगे फैलाते फिरे। ये एक डिफिकल्ट पॉइंट है जो हमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमें फाशिज्म के तरफ नहीं जाना। हो सकता है हम सबको बहुत ज्यादा गुस्सा हो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर और इनके सपोर्टर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सिस्टम होते हैं ना, इसके मुखालिफिन हमेशा एग्जिस्ट करते रहते हैं। आप होली प्रॉफिट के टाइम में देख ले, उनके भी कितने मुखालिफिन थे, लेकिन उनके साथ होली प्रॉफिट की डीलिंग देख ले। हमें बड़ा ही सब्र और तहम्मुल से इस मुल्क के सिस्टम को लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें हमें एक्सपोर्ट करनी होंगी और कुछ अपनी आइडियोलॉजीज हमारे नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करनी होगी इस रेवोल्यूशन के आने के बाद। वो हो गया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन ममालिक। इनके साथ पाकिस्तान ने अपने बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने हैं क्योंकि ये और पाकिस्तान मिलकर इस खित्ते में सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। फिर इंडिया का एग्जिस्टिंग पावर हम चैलेंज कर सकते हैं और इंडिया को सबसे बड़ा खतरा भी इसी चीजों से, और इंडिया से हम कश्मीर भी ले सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि क्या हम ताकतवर बनने के बाद, कश्मीर लेने के बाद रुकेंगे सही या और ताकत बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाएंगे? क्योंकि जब भी किसी मुल्क ने जरूरत से ज्यादा ताकत बढ़ाने की कोशिश की है तो अल्टीमेटली उसे नुकसान ही हुआ है। मैं पावर पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं मोरालिटी को भी अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ क्योंकि हम मुसलमानों की पॉलिटिक्स मोरालिटी से कभी भी जुदा नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच।